अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठीक हो जाऊं। और बुखार है शदीद, और भरपूर कोशिश में हूँ कि इस हफ्ते राज प्रोग्राम भी आप देख सकें, लेकिन अगर सेहत ने इजाज़त ना दी तो शायद हो सकता है आप ना देख सकें। कहानी भी अभी रिकॉर्ड नहीं करने के मूड में था कि कहानी रिकॉर्ड ना करूं, लेकिन मैंने कहा चलें, आप लोगों को इंतज़ार होता है और कहानी जब मिस हो जाती है मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग खफा हो जाते हैं। तो जो लोगों ने कहानियाँ भेजी हुई थी वो मैं नहीं पढ़ सका या नहीं सुन सका, हिम्मत नहीं थी। तो एक कहानी जो बहुत अरसे से एक राज थी जो मेरे अंदर थी, राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान ही एक राज जो आंखों ने देखा था। तो पहले कई दफ़ा सोचा कि आपको ये कहानी सुनाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तो आज जब हिम्मत करके यहाँ तक बैठ गया और कहानी सुनाने के मूड में आया, तो लोगों की कहानियाँ नहीं पढ़ सका, ना सुन सका, हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। तो वही कहानी जो एक बहुत बड़ा राज था, क्या राज था वो मैं एंड में आपको बताता हूँ, लेकिन वो मैं आपको आज सुना देता हूँ। बहुत सारी जब हम राज प्रोग्राम रिकॉर्ड करते थे तो रिकॉर्डिंग के बाद हमारे दिल में भी बहुत सारे, दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होते थे। खुद भी हैरान होते थे, बहुत सारे ऐसे राज जिनसे पर्दा उठता था और हम वो देखते थे। तो बहुत दिनों तक, महीनों तक बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो दिमाग पे सवार रहते थे। ये भी जो आज कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ऐसा राज जो बहुत अरसे तक दिमाग में एक सवाल बन के रहा कि या अल्लाह ये क्या राज था। लोकेशन एक ऐसी पता लगी जो दूर दराज का, जो मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ अपनी स्टोरी में या प्रोग्राम में भी, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी लोकेशन है जिसके लिए आप इतना लंबा ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो जो वीराने में होगी, इसलिए लफ्ज़ दूर दराज इस्तेमाल करते हैं। दूर दराज शहर भी होते हैं, लेकिन मैं जो दूर दराज का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ वो वीराने के लिए करता हूँ कि दूर किसी वीराने में हम गए। ये भी एक दूर दराज एक वीराने में एक ऐसा कब्रिस्तान था जिसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर थीं, और उसके इर्द गिर्द तो आबादी नहीं थी, काफ़ी फासले पे जो आबादी थी उनसे पता करने पे मालूम हुआ कि बहुत सारे लोग उस कब्रिस्तान के पास से गुज़रते हुए शाम के टाइम भी बहुत सारे नज़ारे देख चुके हैं। ऐसा लगता है बाज़-औक़ात दरख्तों को आग लगी हुई है, लेकिन लोग इतने आदी हो चुके हैं कि उस आग को समझ जाते हैं कि ये दरख्तों के अंदर आग नहीं है, वही मखलूक है जो एक नज़ारा दिखा रही है। बहुत सारे लोगों ने आग के गोले उसके अंदर से उड़ते हुए देखे जो ऊपर आसमान की तरफ जाते थे, नीचे वापस नहीं आते थे। जब ऊपर चले जाते थे तो उसके बाद गायब हो जाते थे। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे किसी को खड़े हुए देखा जिनके लंबे लंबे कद थे, इतने लंबे कद थे कि दरख्तों से भी ऊपर उनके कद जा रहे थे। ऐसी बहुत सारी बातें थीं, लेकिन एक बात सब कहते थे, वो मुश्तरका थी कि यहाँ पे जिन्नात रहते हैं, रूप धार के नज़र आते हैं। कभी कोई इंसान खड़ा हुआ नज़र आता है और गौर करने पे नज़र आता है कि आंखों के सामने गायब हो गया। कभी काले साए आंखों को नज़र आते हैं, और कभी सफ़ेद ह्योले यानी सफ़ेद साए, ब्लैक शेडो, इस तरह सफ़ेद साए नज़र आते हैं। बाज़ औक़ात तो पूरा कब्रिस्तान इस तरह रोशन होता है कि हर तरफ आग ही आग लगी हुई है, नीचे झाड़ियों में भी, दरख्तों में भी। ऐसी बहुत सारी बातें सुन रखी थी। गेस्ट का सिलसिला उस वक्त हमारा जारी था। गेस्ट का सिलसिला अभी भी मैं शायद शुरू करूं, लेकिन गेस्ट साथ ले जाने में एक प्रॉब्लम ये होता है, बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर से बहुत मजबूत होते हैं। जब हम उनको प्रोग्राम में लेके जाते हैं तो उनको पता होता है कि कैमरा चल रहा है, हमें मजबूत रहना पड़ेगा। अगर हम डर गए, चीख मार दी, अपनी कमज़ोरी का इजहार कर दिया तो बड़ी बेइज्जती होगी, तो इसलिए वो मजबूरन खामोश रहते हैं। लेकिन वो ज़्यादा नुकसानदेह कैफियत होती है। वो उस वक्त तो खामोश होते हैं, नहीं बता रहे होते, लेकिन जब उनको झटका लग जाता है तो साइकोलॉजिकली, मेंटली वो बहुत लंबे अरसे तक अपसेट हो जाते हैं। तो
इसलिए फिर हम कोशिश करते हैं कि गेस्ट को हम ना लेके जाएं। उन्हीं दिनों मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा कि ख़ातून थी, 35-40 के करीब उनकी एज थी। उन्होंने काफ़ी अरसे से इजहार किया हुआ था कि मैंने आपके साथ राज प्रोग्राम में चलना है। तो उस रिकॉर्डिंग में वो हमारी गेस्ट थी जिन्होंने राज में हमारे साथ जाना था। गाड़ी में हम सवार हुए, वो ख़ातून भी हमारे साथ थी। उनको भी हमने बता दिया था कि आपने घर से ये तैयारी करके आनी है और वज़ू में आना है। उनसे फिर एक दफ़ा गाड़ी में सवार करते हुए हमने वही सवाल किया कि गुस्ल किया, बावज़ू हैं और ये पढ़ लिया है? उन्होंने कहा जी पढ़ लिया। उनको लेके हम गाड़ी में रवाना हुए और वही जिस तरह मैंने आपको पहले बताया खाना खाना होता था, हमने खाना खाया और गाड़ी फिर से रवाना हो गई। पता नहीं कौन सा मकाम था, ये तकरीबन हमारा कोई 3.5 से 4 घंटे का सफ़र था जो हमने तय करके जाना था। अभी कोई पौने 2 घंटे का सफ़र हुआ था कि हमारी गाड़ी बंद हो गई। मैंने ड्राइवर से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा सर पता नहीं, है तो बिल्कुल ओके गाड़ी लेकिन हो जाता है। उन्होंने चेक किया, गाड़ी को देखा और करते रहे। थोड़ी देर के बाद आके बैठे और उन्होंने कहा सर मसला हल हो गया, ओके चल पड़े। फिर थोड़ी देर गुजरी थी कि फिर गाड़ी बंद हो गई और मैंने उनको कहा क्या हो रहा है। उन्होंने कहा सर परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह आपको लोकेशन तक पहुंचा दूंगा, बेफिक्र हो जाए। फिर वो अपना चेक करते रहे, गाड़ी को करते रहे क्या किया, और उसके बाद आके बैठ के गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन जब तीसरी दफ़ा गाड़ी बंद हुई तो हम लोगों, पीछे कैमरामैन और सारे, उनके दिल में भी वहम आ गया, मेरे दिल में भी थोड़ा सा ये आ गया कि ये अच्छा साइन नहीं है गाड़ी का इस तरह बंद होना। तो मैंने उनको मुखातिब करके कहा मसला क्या है। उन्होंने कहा सर मसला कुछ भी नहीं है, मतलब एक रीज़न होती है कि इस वजह से गाड़ी बंद हो रही है। तो मैं उसका बोनेट खोलता हूँ और उसको देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो मुझे कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इधर भी हाथ मार, इधर मार, इसको टाइट करिए करिए कर करता हूँ तो चल पड़ती है। तो मैंने कहा अल्लाह रहम ही करे। गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट हो गई, जब हम चल पड़े। ये भी एक राज है कि जब भी मैं रिकॉर्डिंग पे जाता हूँ, आज भी और उस वक्त भी, एक दायरा कड़ा, एक तस्बीह, वो एक अलग है, वो तो हम करते हैं। मैंने दायरा कड़ा का एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत से दायरे कड़े होते हैं। बेसिक दायरा कड़ा, कंप्लीट दायरा कड़ा का मतलब ये है कि मखलूक सामने ही नहीं आएगी, वहाँ से चली जाएगी। तो बेसिक दायरा कड़ा तो करते हैं, जो मैंने कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी के अंदर पढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि मेरे दिल ने मुझे कह दिया था ये नॉर्मल बात नहीं है, कुछ ना कुछ है। खैर हम पहुंच गए उस कब्रिस्तान में। जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ पे गाड़ी रोक दी गई और उन्होंने कहा जी अब पैदल चलना होगा, और वो सामने कब्रिस्तान है जहाँ पे आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इतना तो मुझे एहसास हो गया कि ये बहुत वीराने में बना हुआ कब्रिस्तान है, इर्द गिर्द इसके दरख्त उगे हुए हैं, और अमूमन जो देहातों में पुराने वक्तों के बने हुए कब्रिस्तान हैं उनसे खौफ इसलिए भी आता है, चौरस 4 कोनों में या गोल बना हुआ जैसा भी कब्रिस्तान है, तो उसकी जो हदूद है, जो उसकी बाउंड्री कह लें, उसके ऊपर दरख्त उगे होते हैं, यानी भरा हुआ होता है वो दरख्तों से। लेकिन उसके कब्रिस्तान के यानी सेंटर में कब्रिस्तान है, और इर्द गिर्द जिस तरह एक स्टेडियम होता है क्रिकेट का, फुटबॉल का, बीच में खिलाड़ी गेम के लिए जगह है और इर्द गिर्द एक बाउंड्री लगा जाती, उधर भी ऐसे ही था। दरमियान में वो कब्रिस्तान था और उसके इर्द गिर्द लंबे लंबे दरख्त थे। रात के पहरे के ऐसा कब्रिस्तान जो वीराने में हो और उसके इर्द गिर्द दरख्त हों, वैसे ही एक हैबतनाक मंजर होता है, एक खौफनाक मंजर होता है। और ऐसी जगह पे जब आप दाखिल होने लगते हैं तो पहले ही आपको डर होता है, जिसके बारे में आपने, उस खातून ने भी वो वाक़यात, वो किस्से कहानियाँ जो उसके बारे में थी, वो मशहूर जो थी, जिनको हमने आज खोज लगाना था कि वाकई किस्से कहानियाँ हैं या हकीकत पर मबनी हैं, कि उस दरख्तों के अंदर से आग निकलती है, ऊपर की तरफ जाती है, गायब हो जाती है। थक जाता हूँ। या फिर नीचे भी आग नज़र आती है, हियोले खड़े नज़र आते हैं, ब्लैक शेडो, वाइट शेडो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। बहुत सारी किस्से कहानियाँ जो उन लोगों ने वहाँ पे सुन रखी थी और उस खातून ने भी सुन रखी थी। तो अब मैं कहा, आप ड्राइवर को कहा यहीं गाड़ी में बैठेंगे और हम अंदर की तरफ जाएंगे। तो ड्राइवर के लिए भी ये एक, यूँ कह लीजिए,
वो ही ड्राइवर हमारे साथ जाता था जिसके अंदर वाकई हिम्मत होती थी, क्योंकि ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे गाड़ी को बहुत पीछे खड़ा कर दिया गया है और आप काफ़ी दूर जा रहे हैं, तो वो अकेला बैठा होगा तो कैसे हो सकता है वो डरे ना, वो भी डर सकता है। लेकिन अमूमन याकूब साहब इसलिए हमारे साथ जाते थे कि वो माशाल्लाह काफ़ी बहादुर थे। उनको मैंने कहा अपनी गाड़ी में अकेले बैठना कोई परेशानी तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं नहीं सर आप जाएं, अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला होगा तो मैं आपको फ़ोन कॉल कर दूँगा। तो मोबाइल की घंटी ऑफ़ करके मैं वाइब्रेटर पे रखता था मोबाइल को, कि अगर कोई मसला बने तो वो कॉल कर दें ताकि हम उन तक पहुंच सकें। हम गाड़ी से नीचे उतरे, खातून को कहा आइए अल्लाह का नेम लेके आगे बढ़ते हैं, तो वो काफ़ी घबराई हुई थी। लेकिन मैंने उनसे पूछा क्या पोजीशन है, कोई मसला तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, चलें। तो मैंने कहा अगर मसला है तो हम आपको गाड़ी में छोड़ देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप आगे भी हमारे साथ चलें। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप चलें। अंदर उनकी क्या कैफियत थी वो तो अल्लाह जानता था। उस वक्त मुझे उस लम्हे उनकी कैफियत का नहीं देखना होता, उस लम्हे मुझे ये देखना होता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो इतने दूर दराज आए हैं जिस मकसद के लिए, वो मकसद पूरा करना है, और वो है बड़े बड़े साइन रिकॉर्ड करना कि वाकई इस जगह पे कोई वहम है या वाकई सचमुच में लोगों ने देखा है। और किसी की ज़िंदगी को कुछ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसका भी मैंने ख़ास ख्याल रखना है। उनसे जब इस तरह तस्दीक होगी कि आप डर तो नहीं रही, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ओके हूँ, आइए अल्लाह का नाम लेके आगे चलते हैं। हम लोग आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए, और जैसे जैसे हम उन दरख्तों के करीब जाते जा रहे थे, दिल की धड़कन सबकी मुझ समेत बहुत तेज़ होती जा रही थी। एक खौफ था जो दिल की धड़कन को तेज़ कर रहा था। कैमरामैन अपने अपने कैमरों को भी देख रहे थे, और वो भी दिल ही दिल में कुछ पढ़ रहे थे, क्योंकि ये जो कब्रिस्तान था वाकई बहुत ही भयानक था। लंबे लंबे दरख्त, हमें इस लम्हे ऐसा लग रहा था जैसे ये दरख्त नहीं है, ये ब्लैक शैडो हैं, काले साए हैं, जिस तरह लोगों ने कहा है उसी तरह के साए सामने खड़े हुए हैं। खैर हम आहिस्ता आहिस्ता उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते रहे, और जब हम बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए तो मेरे खुद अपने दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। इससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जो मेरे कैमरामैन और बाकी टीम है उनकी भी कैफियत मेरी जैसी ही है, वो भी बहुत अंदर से डर रहे होंगे। अल्लाह का नाम लिया और अल्लाह का नाम लेके हम कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। वो जो गेस्ट थी फीमेल, वो बिल्कुल मेरे साथ थी, कैमरामैन पीछे, जिस तरह देखते हैं आप रिकॉर्डिंग में। बहुत सारे लोगों को ये वाला एपिसोड याद आ जाएगा जिन्होंने पुराने देखे हुए। अच्छा, जैसे ही हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो वो बहुत घने दरख्त तो थे जो इर्द गिर्द थे, लेकिन अंदर भी काफ़ी कुछ दरख्त थे और झाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी उगी हुई थी, जो इस बात का हमें पता देती थी, इस बात का हमें अंदाज़ा होता था कि काफ़ी अरसा हो गया है यहाँ पे कोई भी कब्रिस्तान के अंदर नहीं आया। वरना कब्रिस्तान में जब लोगों के प्यारे दफन होते हैं तो 10 मुहर्रम को अमूमन लोग लाजमी कब्रिस्तान जाते हैं। तो इससे एक बात का अंदाज़ा होता था, ये कोई बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। और जो इस कब्रिस्तान के अंदर, कब्र्स के अंदर, कब्रों में जो दफन हैं, उनके प्यारे भी शायद इस दुनिया से जा चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी पूछ-गछ करने वाला, कब्रों की सफाई करने वाला, पूछ-गछ से मुराद एक होती है देखभाल, के जाना साल में 2-3 दफ़ा कब्र की सफाई करना, बैठ के कुरान मजीद की तिलावत करना, इस तरह का अहतमाम जो किया जाता है, इससे अंदाज़ा होता था ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं हो रहा। झाड़ियाँ बहुत घनी उगी हुई थी, उससे हमें 2-3 डर पड़ जाते हैं। जिन्नात का डर तो दिल में होता ही होता है, वहाँ पे हशरात जो होते हैं ना, उनका हमें डर पड़ जाता है। कहीं पे ऐसी जगह पे पाँव रख दे, झाड़ियाँ, हमें पता नहीं है, सांप बैठा हो वो डस ले, बिच्छू हो डस ले, या कोई जहरीला कीड़ा ही क्यों ना हमें डस ले, तो वो नुकसान हो जाता है। खैर हम अल्लाह का नाम लेकर उसके अंदर दाखिल हुए, और जैसे ही हम कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए तो पहली एक आवाज़ थी जो हमारे कानों में पड़ी, वो किसी परिंदे की या किसी जानवर की नहीं थी, एक अजीब सी आवाज़ थी। आज भी मुझे याद है, हम सारे रुक गए थे और कैमरामैन की तो बाकायदा चीख निकलते निकलते रह गई थी। उन खातून ने मुझे बाजू से पकड़ लिया था। उस समय जब उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा तो मेरा ध्यान उस वक्त किसी की तरफ नहीं था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये जो आवाज़ आई है ये किस चीज़ की है। आवाज़ यूँ कह लीजिए एक
फीमेल से मिलती जुलती आवाज़ थी, लेकिन वो एक ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई दर्द से चीख मारता है, लेकिन क्लियर आवाज़ भी नहीं थी कि किसी खातून की आवाज़ है। मिलती जुलती का मैंने लफ्ज़ का समझ नहीं सके थे ना असल में उस लफ्ज़ को, यानी अगर तशबीह देनी पड़े कि किस तरह की थी, मिलती जुलती किस तरह की थी, तो इस तरह की जैसे किसी कोई खातून कोई तकलीफ़ में हो, शिद्दत दर्द की शिद्दत की वजह से उसने चीख मारी हो, लेकिन लंबी चीख। शॉर्ट चीख भी होती है, एक होती है लंबी। और जब मैं समझने की कोशिश करता रहा और नहीं समझ रहा यार, तो फिर एकदम एहसास हुआ कि खातून ने जिस तरह बाजू पकड़ा है, तो मुझे एहसास हुआ कि वो डर चुकी हैं। तो मैंने कहा आप ओके हैं? तो उनको भी एहसास हुआ, उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं कहा फिर भी सोचने अभी भी टाइम है, हम आपको पीछे छोड़ आते हैं अगर मसला। उसने कहा नहीं नहीं चलिए आगे चलिए। उस लम्हे तो उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा कर दिया, लेकिन अंदर से शायद वो घबराई हुई थी। खैर हम अंदर दाखिल हो गए, वो भी साथ साथ थी, पढ़ रही थी मुसलसल, और जो एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है उसी तरीके हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन करते रहे। साइन थे जो आवाज़, अच्छा बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं जी आपके प्रोग्राम में आवाज़ों के साइन क्यों रिकॉर्ड होते हैं? देखिए ये मखलूक एकदम से सामने आके नहीं खड़ी हो जाती। हर प्रोग्राम में किसी में बिल्कुल आके सामने भी खड़ी होती है। हर प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि जिन्नात आके आके सामने खड़े हो जाएंगे। आप इंटरनेशनल घोस्ट हंटिंग भी देखें तो वो भी उनको आवाज़ें, गिरना, आवाज़, यही चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो जिन्नात इसी तरह के ही साइन रिकॉर्ड कराते हैं, और उनकी मर्ज़ी हो तो वो सामने भी आ जाते हैं, लेकिन सामने बड़े कम आते हैं। उसके लिए फिर हमें ऐसी जगहों को ढूंढना पड़ता है जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, मिल जाती हैं। उसमें भी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर रहे थे। दरख्तों से कभी गिरने सी की महसूस हुआ 2-3 दफ़ा, जैसे किसी ने छलांग मारी है, नीचे कुछ गिरा है। और वहाँ पे चलते चलते हम कब्रिस्तान के तकरीबन सेंटर में जब पहुँच गए तो वहाँ पे नहीं, उससे पहले ये हुआ था कि एक जगह थी, वो कब्र नहीं थी लेकिन ज़मीन के अंदर एक गड्ढा बना हुआ था। वो गड्ढा इतना बड़ा था कि एक इंसान उसके अंदर आराम से जा सकता है। तकरीबन वो इतना बड़ा था, यानी मुझसे भी कोई हेल्दी इंसान हो तो उसकी सेहत जितना गड्ढा था। और वो बिल्कुल सीधा नहीं जा रहा था, यानी थोड़ा सा पहले वो नीचे जा रहा था, फिर टेढ़ा होके फिर सीधा यूँ जा रहा था, यानी दूर तक आप देख सकते थे, लेकिन वो नीचे टर्न हो रहा था, यानी सीधा फिर लेफ़्ट की तरफ, फिर नीचे सीधा, फिर लेफ़्ट की तरफ, इस तरह। अब वहाँ पे खड़े होकर हमने मेरे ख्याल में कोई लिंक भी दिए थे, ये किसी जानवर का है या पता नहीं क्या है। वो डर पड़ जाता है क्योंकि इस तरह का गड्ढा बहुत कम देखने में आया, वो भी कब्रिस्तान में जहाँ पे इंसान ना आते हो, इंसानी आबादी ना हो। तो वहाँ पे जानवर ही होगा जो इतना बड़ा गड्ढा खोद कर अंदर गया है। छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनके गड्ढे इतने अमूमन बड़े नहीं होते, वो बड़े छोटे गड्ढे होते हैं। ये कितना बड़ा गड्ढा था कि जैसे कोई शेर चीता कोई गड्ढा खोदे तो इतना बड़ा वो गड्ढा खोदेगा। तो वो भी हमें थोड़ा सा डर लग गया था। और उस गड्ढे को हमने थोड़ी देर देखा, लाइट शाइट भी मारी, कुछ नीचे फेंका भी, और स्टिक विटिक भी मारने की कोशिश की कि शायद कोई जानवर है या कुछ है तो सामने आ जाए, हम उसको देख सकें, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे की तरफ हम बढ़ गए। आगे एक कब्र थी जो मंज़र पहले पहले मेरी निगाह पड़ी, कैमरामैन की आवाज़ आई, सर। मैं कहा जी। जावेद की मेरे ख्याल में, मुझे याद पड़ता है वो आवाज़ थी, सर वो देखें। और उस तरफ जब मैंने देखा तो वो एक सामने कब्र थी, और ऐसे लगता था कि एक हिस्सा उसका कंप्लीट नहीं, वो खुला हुआ है। पहला ख्याल जो मेरे दिल में आया वो ये था कि या तो कोई बारिश वगैरह हुई है जिसकी वजह से ये हिस्सा खुल गया है, या दूसरा ख्याल जो दिल में आया वो बड़ा भयानक था, वो ये था कि कोई जानवर तो नहीं जिसने इस हिस्से को खोद के उसको निकाल लिया हो। अजीब सी फीलिंग हो रही है उस बात को बताते हुए। एक राज था जो आंखों ने देखा था। तो मैंने कहा आप लोग रुके, मैं इसको देखता हूँ, आप लोग ना आए। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे क्या देखा था, मैंने नहीं बताया था, आज बता रहा हूँ। वो सब वहाँ रुक गए और मैं चलता हुआ जब उस कब्र के पास गया था तो उस हिस्से पे पहुँचा जो हिस्सा खुला हुआ था। पूरी कब्र बंद थी, एक हिस्सा खुला हुआ था, उसके अंदर भी एक सुराख टाइप सा था, लेकिन जो पीछे सुराख देखा था वो बहुत बड़ा था, ये छोटा एक सुराख था। उस सुराख से खड़े होकर जब मैंने अंदर की तरफ झांका और लाइट मारी, एक कफन था जो साफ बहुत था, जैसे ताज़ा हो। वो मैला कफन नहीं था, वाइट कलर का कफन था, और इस अंदाज में लिपटा हुआ था जैसे उसके अंदर कोई मुर्दा भी हो।
जब किसी इंसान को कफन में लपेट कर कब्र के अंदर रखा जाता है ना, तो उसी अंदाज में वो हिस्सा मुझे नज़र आया। कंप्लीट तो मैं नहीं देख सका, जहाँ पे मैंने लाइट मारी और उसके अंदर लाइट गई, तो जो मेरी आंखों ने मंज़र देखा लाइट पड़ते ही वो ये था, जैसे बहुत पुराना ना हो, ये बिल्कुल नया हो और फ्रेश हो। ये कपड़ा बिल्कुल साफ़ शफाफ था और बिल्कुल जैसे ताज़ा कोई मुर्दा उसके अंदर डालकर उस कब्र में दफनाया गया हो। अच्छा, जब मैंने टार्च मारी तो पहले पता नहीं क्यों, अल्लाह की तरफ से कह सकते हैं, दिल में ये भी ख्याल आया कहीं ये कोई ज़िंदा तो नहीं है या फिर कोई हलचल तो नहीं है, मूवमेंट तो नहीं है, क्या है। तो मैंने उसको टार्च जब मारी उसके ऊपर, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि शायद अगर कुछ इसके अंदर हलचल है या ज़िंदगी है इसके अंदर, तो जो टार्च की रोशनी है जब इसके ऊपर पड़ेगी तो शायद मूवमेंट हो, हलचल हो। तो कुछ देर मुझे याद है मैं वहाँ पे खड़ा रहा था लाइट मार के, और उस लाइट को इस तरह हिलाता रहा था उसके ऊपर कि अगर पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने मेरे अंदर ये क्यों इस तरह का सोच आई थी कि अगर इसके अंदर ज़िंदगी है, क्योंकि शायद वो जो कपड़ा इतना साफ़ था, कफन इतना साफ़ था, तो इस वजह से था कि अगर इसके अंदर हलचल है, क्योंकि खुद से तो कोई लेट नहीं सकता, लेकिन पता नहीं क्या, मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, लेकिन ये 100% मेरे दिमाग में था, अगर इसके अंदर हलचल है तो मेरी इस लाइट से शायद ये हलचल का अंदाज़ा हो। तो जब मैंने लाइट का ऐसे हलचल की और कोई भी कुछ देर तक हलचल नहीं हुई, तो मुझे इतना यकीन आ गया कि नहीं, ताज़ा है ये कफन, और इस कफन के अंदर कोई लेटा भी है, कोई है इसके अंदर, लेकिन उसके अंदर ज़िंदगी के आसार नहीं हैं, हलचल नहीं है। तो मैं पीछे आ गया, तो सामने पूछा क्या देखा। मैंने कहा छोड़ दो, हम इसके लिए नहीं आए। कहते क्या। मैंने कहा छोड़ो, ये एक राज की बात है। और मैं ख़ुद भी उस वक्त कैमरे के सामने, बहुत सारे लोगों को प्रोग्राम याद होगा, घबराया हुआ था। दिल की अजीब सी फीलिंग थी और घबराहट भी थी। जिन्नात का खौफ या वो वाला खौफ नहीं था, इस तरह एक ताज़ा कफन को देखना और उसमें इस तरह का एहसास होना कि वो खाली कफन नहीं है, उसके अंदर भी मौजूद है, जिस तरह एक कफन में किसी को दफन किया जाता है। वो जो कब्र थी वो बहुत पुरानी थी। अगर वो ताज़ा होती, कुछ अरसा पहले की होती, तो फिर तो एक बात क्लियर हो जाती कि ताज़ा कब्र है, हो सकता है किसी जानवर ने खोद दिया हो, बारिश का पानी चला गया हो या कुछ भी ऐसा हो गया हो। लेकिन जितनी पुरानी वो कब्र थी, ऊपर से उसके आसार बताते थे, और वहाँ तो कोई आता ही नहीं था, ये भी बात कन्फर्म थी, हमें बताई गई थी। वो बहुत पुराना कोई कब्रिस्तान है और वहाँ पे कोई आता नहीं है। तो अंदर इस तरह तरोताज़ा कब्र में, तरोताज़ा कफन में लिपटी कोई लाश, जो लाश तो मैंने नहीं देखी, लेकिन एक महसूस तो कर लिया कि इसके अंदर कुछ है जो लिपटा हुआ है, और वो इंसान ही की तरह शेप में था। अच्छा, तो मेरे जहन में ये आया कि हो सकता है ये, घबराहट पे जब काबू पा गया मैं, एक राज था जिससे पर्दा उठा था। दिमाग तो इन्वेस्टिगेशन में उलझा हुआ था, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे, और जब इस तरह का मंजर देख लिया तो दिमाग उलझ सा गया। लेकिन बाहर उस जगह से जब मैं आ गया, तो एक चीज़ जो मैं सोच रहा था वो ये था, नॉर्मल हो गया। यानी जिस वक्त मैंने खड़े होकर उसको देखा, सोचा ये बातें, उस वक्त एक और फीलिंग थी। लेकिन जब मैं वहाँ से आ गया और मैंने कहा छोड़ दे राज की बातें, आए आगे चलते हैं, तो आगे जाते हुए मेरे दिमाग ने जो पहला नॉर्मल हुआ, कुछ बेहतर हुआ दिमागी तौर पे, तो पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी, ये फिर कोई अल्लाह का नेक बंदा या बंदी है। और अल्लाह का नेक बंदा या बंदी है तो सुना यही है, राज की बातें वो तो मालिक है, बेहतर जानता है, कि उनके उनके कफन को और उनके जिस्मों को कुछ नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन की तरफ चल पड़े और चलते चलते शायद हम उसके दरमियान में पहुंचे थे। वहाँ पे एक अजीब व गरीब मंजर था, ये मैंने कैमरे में दिखाया था, लोगों को याद आ जाएगा। एक कमरा था जो बहुत ही अजीब सा था। अजीब से मुराद उसके इर्द गिर्द, यानी कि जिस तरफ उसका दरवाज़ा था बहुत पुराने दौर का बना हुआ दरवाज़ा। वो दरवाजे को देख के ही लगता था बहुत पहले ये दरवाजे का डिज़ाइन और लकड़ी, और ये देख के लगता है
बहुत पुराना है ये बना हुआ है, लेकिन उसकी जो बैक थी और लेफ़्ट राइट की उसकी जो दीवारें थी, उसके इर्द-गिर्द इतनी घनी झाड़ियाँ उग गई थीं कि आप सिर्फ़ दरवाज़े के आगे जा सकते थे, और दरवाज़े का ये जो कोना है और ये जो कोना है, यानी दरवाज़े का लेफ़्ट कोना और राइट कोने से वो झाड़ियाँ शुरू हो जाती थीं। और मैंने उसका गोल राउंड भी लगाया था, पीछे तक होके आया था, तो पीछे और लेफ़्ट और राइट घनी झाड़ियों ने इस तरह उसको ढांप रखा था कि आप कोशिश भी करते तो उसके अंदर आप नहीं जा सकते थे। वो इतनी घनी झाड़ियाँ थीं। एक तो झाड़ी वो होती है जिसको आप हटा के उसके अंदर घुस जाते हैं, वो जो झाड़ियाँ थीं वो इस तरह की उसके अंदर लकड़ी थी और इस तरह की उसकी टहनियाँ थीं, अब ना ही उसको हटा सकते थे, ना ही उसके अंदर जा सकते थे। तो मैंने पीछे भी घूम के इस तरह देखा कि शायद पीछे कहीं से कोई रास्ता, कोई सुराख, कोई ऐसी चीज़ जो समझ आ सके। तो पीछे भी मैं सारा घूम के आया तो कुछ भी नहीं था। तो अब एक ही वे था, अगर इसको देखना है इसके अंदर क्या है। इस कब्रिस्तान में बना हुआ ये कमरा, ये क्या कोई मज़ार है? मज़ार की तो वो डिज़ाइन ही नहीं था। ये इस तरह का कमरा था जैसे आज भी, अब तो खैर नहीं बचे, मैंने तो पहले बहुत देखे हुए हैं, पुरानी जगहों पे आप जाएं तो एक सिंगल कमरा बना खड़ा होता है। उसकी हाइट भी एक इंसानी कद से थोड़ी सी ऊंची होती है, यानी कि अगर एक इंसान का कद 5 फुट 8 इंच है या मैक्सिमम 6 फुट है, तो उसकी हाइट होगी मैक्सिमम 6.5 फुट। 7 भी मुश्किल से होगी, बहुत मुश्किल है 7, तो 6.5 फुट हाइट होगी। तो वो भी इतना 6.5 फुट के करीब, तकरीबन 6 फुट या 6.5 फुट का वो कमरा था जो ऊंचा था। और दरवाज़ा जो लगा हुआ था, दरवाजे के साथ ही दीवार ख़त्म हो जाती थी, यानी जो दरवाज़ा, सिंगल दरवाज़ा नहीं था, 2 डोर जो दरवाजे होते हैं, वो जो दरवाज़ा था जहाँ से दरवाज़ा शुरू हो रहा था कोनों से, साथ ही फिर वो ख़त्म भी हो रहा था। यानी उसका जो फ्रंट था सिर्फ दरवाजे जितना ही था। लेकिन ये बहुत भयानक था, यकीन मानिए। जिन लोगों ने वो प्रोग्राम देखा है, मुझे लिंक अगर सेंड कर देंगे आप लोग तो मैं इसको लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। वो बहुत भयानक सा कमरा था। वो ऐसे था जैसे हॉरर मूवीज़ के अंदर या कोई सेट लगाता है इस तरह का, मूवीज़ के अंदर के कमरा बना हुआ है बहुत ही खौफनाक सा, वो इस तरह का खौफनाक सा कमरा था। टार्च लाइट मार के हमने कोशिश की दरवाजे के अंदर से इस तरह लाइट मारी कि अंदर हम कुछ देख सकें कि अंदर क्या है। तो अंदर कुछ भी हमें ऐसा नज़र नहीं आया, सिवाय घुप अंधेरे के कुछ भी नहीं था। वरना हमारी ख्वाहिश थी कि हम इसको इस तरह देख सकें कि इसके अंदर क्या है। ताला लगा हुआ था उसको, और वो दरवाजे का कुंडा जो था वो पुराने वक्तों में जिस तरह दरवाजे होते थे, यूँ पकड़ के ऊपर फंसाया जाता था, उसमें ताला लगाया जाता था, वो ताला लगा हुआ था। ताला भी जो लगा हुआ था बहुत पुराने वक्तों का था, नया ताला नहीं था। आजकल तो ये ताला जो लगा हुआ है ऊपर से यूँ गोल जो होता है उसको आप यूँ कर देते हैं, वो वाला ताला था जो पहले वक्त में होते थे, जिसमें चाबी ताले के अंदर इस तरह लगा के आप यूँ घुमाते थे और उसको ऊपर से हटाते थे। बहुत पुराने वक्तों का, और उसकी जंग से, उसकी कंडीशन से भी लग रहा था कि बहुत ही पुराना ताला है। हम ताला तो ऐसे नहीं तोड़ सकते थे कि, मतलब हमारे परमिशन नहीं ली थी, और अगर कोई अता पता होता तो हम पता करके ज़रूर ताले की चाबी ले जाते। तो हमें तो पता ही नहीं था कि इसके अंदर कमरा भी है। और कब्रिस्तान की बहुत कम इजाज़त हम लेते थे, क्योंकि किससे लें, कोई मालिक तो नहीं होता कब्रिस्तान का, जो एक वीराने में है तो वहाँ पे किससे लें। तो अचानक इस तरह की चीज़ सामने आ जाए, ये तो खैर जुर्म है कि हम ताला तोड़ते। लेकिन ये कोशिश ज़रूर की कि लाइटें मार के अंदर देखें कि अंदर क्या है, तो घुप अंधेरे के सिवा हम कुछ भी नहीं देख सके। अजीब सी चीज़ जो रिकॉर्ड हुई वो कैमरामैन की तवज्जो दिलाने पे थी। एक साइड पे इस अंदाज में एक पुराना कपड़ा ज़मीन पे बिछा हुआ था जैसे यहाँ पे कोई सोता हो। प्रॉपर बिस्तर नहीं था कि हम कह सकें किसी का बिस्तर लगा हुआ था, नहीं, या उसके साथ कोई बर्तन रखा था या खाने के कोई आसार मिल रहे थे। अमूमन ऐसे कब्रिस्तानों में कुछ लोगों का बसेरा भी होता है, दरवेश, मलंग, फ़कीर, नशा करने वाले, या फिर इबादत गुजार भी। तो वहाँ पे कोई आसार मिलते हैं, कोई बर्तन जिससे पता लगेगा कि इसमें पानी पिया जाता है। जिस तरह की कैटेगरी का बंदा वहाँ पे होगा उसी कैटेगरी के साइन मिलते हैं। नशा करने वाले होंगे तो फिर उनके सुरेंज और चीज़ें पड़ी होती हैं इस तरह की। वो जो बिस्तर लगा हुआ था वो इस अंदाज का था जैसे दिल कहता था कोई सोता भी है, और ये भी दिल में ख्याल आता नहीं,
ये वैसे ही कोई चादर पड़ी है कि उस पर कुछ सोता नहीं। तो कैमरामैन ने भी उस वक्त मेरे साथ जो इजहार राय थी, उनका जो ख्याल था वो यही था कि सर लगता तो ऐसे जैसे कोई सोता है। तो फिर एक बात हमारे जहन में जो आई, हमने डिस्कस की, यार अगर कोई सोता है तो कोई तो उसके आसार होने चाहिए, कोई प्रॉपर बिस्तर, कोई तकिया, कोई बर्तन, कभी खाना खा के छोड़ दिया जाता है, शापर में रख दिया जाता है, कुछ तो आसार होते हैं। ऐसा कुछ भी आसार नहीं था। वो एक भयानक सा कमरा और उसके सामने इस तरह का आसार। खैर हम कुछ देर वहाँ पे खड़े होकर इस तरह देखते रहे। अब एक चीख, शुरू में हम चीख सुन चुके थे, मैं एक नज़ारा कब्र का देख चुका था। फिर इस तरह का एक हॉरर सा कमरे का सामने आना और उसके आगे इस तरह का एक बिस्तर, तो प्रॉपर नहीं लेकिन वो कपड़ा अंदाज इस तरह का था उस कपड़े का जैसे कोई रहता है यहाँ सोता है। फिर मैंने कहा यार अगर यहाँ पे कोई रहता है या सोता है, या तो इसी वक्त हमारे आने से वो उठ गया है और कहीं छुप गया है, क्योंकि ताला लगा हुआ इस कमरे के अंदर तो वो जा नहीं सकता। या तो वो कहीं छुप गया है या फिर कुछ अरसा पहले वो यहां पे रहता था, अब वो इस जगह को छोड़ गया है। अगर वो इस जगह पे अब भी रहता है तो जब हम यहां पे आए हैं तो उसको यहां पे मौजूद होना चाहिए। उसको किस चीज़ का डर के उठ के चला गया है? उसको तो डर नहीं होना चाहिए। वो एक गरीब शख्स है, वो फ़कीर शख्स है, वो दरवेश है, वो कोई भी है। हाँ, इबादत गुजार है तो पर्दा कर गया होगा हमसे, अपने आप को सामने नहीं लाना चाहता। लेकिन वो आगे क्या हुआ उससे आपको समझ आएंगे कि ये बस्तर किसका था। अगर इबादत गुजार है तो फिर पर्दा कर गया है, वरना कोई और है। इबादत गुजार का तो समझ आता है कि उठ के चले जाना, सामने नहीं आते वो लोग। कैमरा लाइटें उन्होंने दूर से देख ली होंगी, बातें भी हम करते आ रहे थे तो उठ के चले गए और कहीं इधर उधर हो गया, हम उनको नहीं ढूंढ सकते। लेकिन अगर कोई और कैटेगरी का था, जितनी भी मैंने गिनवाई उनमें से कोई था, तो वो क्यों इस वक्त गायब हुआ है? तो इसके दो ही मतलब बनते हैं कि या तो कुछ अरसा पहले था यहाँ पे कोई रिहाइश रखता था, अब उसने रिहाइश छोड़ दी, उसको नहीं पता था कि आज हम आएंगे इसलिए वो अपनी कब की रिहाइश छोड़ चुका है, या फिर अभी भी अगर वो यहाँ पे है तो उठ के कहीं छुप गया है। और अगर इबादत गुजार है तो वो हमें नहीं नज़र आएगा, वो एक ऐसी जगह पे चला गया होगा। ओके, हम मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जब अभी करेंगे, मैंने उनसे कहा, तो हो सकता है आप लोगों ने निगाह रखनी है कहीं अगर ये वाला बंदा कहीं सोता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, मुजरिम भी हो सकता है। तो क्योंकि मुजरिमों को पता होता है, क्रिमिनल को पता होता है कि आग शाग लगा के इस तरह डरा के इस तरह करके होले बना के लोग इस तरफ नहीं आएंगे, तो हो सकता है उसका यहाँ पे बसेरा हो। लेकिन एक नहीं होता, क्रिमिनल भी होता है, तो 2-3 होते हैं। ये एक के साथ है। आए आगे ढूंढते हैं, शायद हमें ये बंदा मिल जाए। जब मैंने ये कहा तो हम आगे की तरफ बढ़ गए। हम जब आगे की तरफ बढ़ गए, वही साइन मिलते रहे काफ़ी। हमने यूँ समझिए जितना बड़ा वो कब्रिस्तान था, 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है तकरीबन, इतनी देर में हमने 2-3 घंटों में चक्कर सारे कब्रिस्तान का लगा लिया। और दूर दूर तक लाइट जिधर जिधर हम मार सकते थे हमने देखा। और साइन तो बहुत सारे मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो बताना है वो मैं आगे बताता हूँ वो क्यों। साइन हमें मिल रहे थे, हम कब्रिस्तान के अंदर घूम घूम रहे थे, कभी इधर 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 इधर, कुछ भी ना मिला, मतलब वो बंदा टाइप। बाकी साइन तो मिले। आखिर में जो साइन था वो बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक था। क्योंकि जब हम लोग सारी रिकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन जो हम कर रहे थे, हर तरफ जा रहे थे और वापस उसी कमरे की तरफ आए, उसी कमरे में उसी कपड़े को दोबारा से देखा, वो कपड़ा भी अभी वहीं पे मौजूद था, वो ताला भी अपनी जगह पे मौजूद था। पीछे वाली साइड को हम सारा देख आए थे, इर्द गिर्द उस कमरे के इर्द गिर्द वो झाड़ियाँ थी, वो हम अंदर जा नहीं सकते थे। फिर भी एक दफ़ा चक्कर लगा लिया था, कोई रास्ता हो, शायद आगे से दाखिल ना होता हो, कोई शख्स पीछे से या लेफ़्ट राइट से दाखिल होता हो। वहाँ पे भी ऐसा कोई रास्ता नहीं था। कोशिश के बावजूद कि झाड़ियाँ हटा के देख लें, तो पता लगा कि झाड़ियाँ भी नहीं हटा सकते। ये जब वापस आए फिर से एक दफ़ा तहकीक की, क्योंकि ये हम ढूंढने के लिए गए थे कि अगर इन्वेस्टिगेशन तो करनी है, ये बंदा भी शायद पीछे कहीं छुप गया हो, तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसी चीज़ को जहन में रख के उस कमरे के इर्द गिर्द दोबारा से मैंने चक्कर लगाए, झाड़ियाँ हटाने की कोशिश की, तो अंदाज़ा हुआ नहीं, इसमें नहीं घुसा जा सकता। तीनों अतराफ से फ्रंट पे ताला लगा हुआ था, कपड़ा अपनी जगह पे मौजूद था। तो उसके बाद हमने कहा चलें अब जहाँ से हम आए थे इसी तरफ भी ढूंढ लेते हैं, और हो सकता है वो इस तरफ हो। बहुत सारे लोगों को ये याद होगा, ये एपिसोड तो मैं बार बार आज कहूँगा, ये लाजमी मुझे भेजें अगर किसी ने भी इसको याद, क्योंकि मैं तो अपने प्रोग्राम पुराने नहीं देखता, बहुत पुराने 10-12 साल से ऊपर हो चुके हैं राज के प्रोग्राम जो चल रहे हैं। 2008 से ये प्रोग्राम शुरू किया था मैंने। तो अगर किसी के पास भी इसका लिंक को, बहुत सारे लोग ना उस वक्त सेव कर लेते थे,
इसको डाउनलोड कर लेते थे। अगर किसी ने डाउनलोड किया हुआ है या किसी के पास लिंक है तो प्लीज़ ये मुझे इसका लिंक ज़रूर सेंड करें, क्योंकि जब हम वहाँ से निकल के आए थे, अब मुझे ये याद नहीं है, अगर आप लोग मुझे लिंक सेंड करेंगे तो प्लीज़ ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जब हम वहाँ से निकले हैं और इर्द गिर्द देखते हुए आए हैं तो एक मंज़र जो था, जो मुझ समेत सब ने देखा था, वो ये था, वो वहम नहीं था। हम उस कब्र के पास पहुँचे थे जिसकी मेरी अंदर एक ख्वाहिश थी कि जाते हुए मैं दोबारा से उस पर खड़ा होकर, रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, कैमरा नहीं मारूँगा, मैं खड़ा होकर थोड़ा सा उसको अब गौर करना चाहूँगा क्या है, क्योंकि अब प्रोग्राम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, साइन इतनी मिल चुके हैं कि वो एडिटिंग में नज़र आ जाएगा। लेकिन ये एक राज जो देखा है तो इस राज को थोड़ा सा और देखूँ ये क्या है। जो मैं जब वो दोबारा से उस कब्रिस्तान में उस रात की तारीकी में चलते हुए उस कब्र को ढूंढते ढूंढते उस जगह पे पहुंचा हूँ जहाँ पे वो कब्र थी, तो काफ़ी ढूंढने के बावजूद, अल्लाह बेहतर जाने हम रास्ता भूल गए या क्या, मैं गारंटी से नहीं कह सकता, वो हिस्सा कब्र का वो नहीं मिल सका। वो उस तरह की वो कब्र दोबारा से, सर यहीं पे थी, कहाँ पे यार, किस साइड पे, अब तो नहीं है, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, कुछ नज़र ना आए। काफ़ी कोशिश के बावजूद जब हम उस कब्र को नहीं ढूंढ सके तो हम लोग थोड़े से हैरान भी हुए कि यार हो नहीं सकता वो कब्र इधर, हमारे कतन दिल में नहीं है कि वो गायब हो गई है, क्या हुआ, कुछ नहीं पता, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं, भूल गए, नहीं यार जवेद इधर नहीं होगा, उधर होगा, सर वो कह रहा है उस तरफ देखें, उधर देख रहे हैं, उधर देखें, हमें नहीं मिली। और जब काफ़ी कोशिश के बावजूद हम नहीं ढूंढ सके तो वहाँ उस जगह से निकल के थोड़े से ही आगे आए थे तो जो चीख निकली थी वो उस खातून की थी। पहली निगाह भी उसकी पड़ी थी और उसकी बाकायदा चीख निकल गई थी। वो ये था, इस साइड पे भी एक कब्र थी, इस साइड पे भी एक कब्र थी, और उसी के बिल्कुल दरमियान में जो जगह थी वहाँ पे बिल्कुल वही कफन जो तरोताज़ा, बिल्कुल फ्रेश, ये मैं नहीं कह रहा कि वही वाला था, उससे मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन उसी तरह का साफ शफाफ उसी तरह का था। और इस अंदाज में वो कफन रखा हुआ था जैसे उसके अंदर कोई मुर्दे के ऊपर कफन लिपटा गया हो। जब दफनाने से पहले गस्ल देने के बाद मुर्दे को कफन पहना दिया जाता है तो वही एक सफ़ेद कफन था जो मुर्दे के ऊपर था और वो दोनों कब्रों के बीच में रखा हुआ था। उस खातून ने देखा और उसकी चीख निकल गई और उसी लम्हे हमने भी उसी तरफ देखा, क्योंकि जब इंसान चीख मारता है तो आप फ़ौरन उसी की तरफ मुड़ के देखते हैं क्या हुआ, और उसकी तरफ हमने जब मुड़ के देखा मैंने, तो वो जिस तरफ देख के डरी थी तो मैंने भी उसी तरफ देखा और बाकी भी उस तरफ देखना शुरू हो गए। तो वो कफन था जो बिल्कुल कब्रों के बीच में था और उसमें जो लिपटा हुआ था, जो भी लिपटा हुआ था, उसकी हाइट भी तकरीबन 5 फुट 6-7 इंच 8 इंच, मतलब एक्स्ट्रा 6 फुट तो लंबा हो जाता है, नॉर्मल कद जो होता है एक इंसान का 5-7 5-8 उतना उसका कद था और वो कफन में लिपटा था। कैमरा मैन ने उसी तरफ फ़ौरन कैमरा कर लिया था और कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया था। और जब वो कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया तो जावेद या दूसरे कैमरा मैन की आवाज़ थी कि सर इसको ना छोड़ दें, इसको छोड़ दें, क्योंकि मैं उस तरफ आगे बढ़ना चाह रहा था, कि देखना चाह रहा था कि मैं आगे बढ़ूं और देखूं ये क्या राज है। लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि सर इसको छोड़ दें, प्लीज़ इसको ना करें। वो कभी इस तरह नहीं कहते थे, लेकिन मैं अपने कैमरा मैन की भी सुनता हूँ, आज भी सुनता हूँ, लॉजिकली जो स्ट्रांग बात हो तो मैं उसको मान लेता हूँ। तो उन्होंने कहा सर इसको ना करें। तो मैंने कहा क्यों? उसने कहा नहीं सर, हम इसकी खोज में नहीं आते, ये और दुनिया है, ये और राज है, आलम बरज़ख, कफन में लिपटी लाश, मुर्दा, कब्र के अंदर क्या है, हम इसके लिए नहीं आते। और मेरी टीम का उस वक्त भी एक कहना मुझे ये था कि सर कोशिश किया करें, आप कब्रिस्तान ना जाया करें। मैं जब भी कहता था यार आज कब्रिस्तान में रिकॉर्डिंग है तो वो मुझे कहते थे सर नहीं, प्लीज़ कहीं पे कहेंगे हम आपके साथ चले जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं सर वहाँ के जो राज है ना वो हम कैमरों में कैद नहीं कर सकते, वो एक और राज है, दिल नहीं मानता, बहुत सारी ऐसी बातें। तो उस वक्त भी जो उनकी फीलिंग थी वो यही थी कि सर ना, नहीं 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 सर, नहीं नहीं, इस राज के लिए हम नहीं आए, हम जिनात के लिए आए हैं। ये दो बातें हो सकती हैं,
ये जो कफन में लिपटी लाश है, तो इसकी दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है, जिसके बहुत कम चांसेस हैं, वो हो सकता है क्राइम की दुनिया में ऐसा कुछ हुआ हो, किसी ने किसी को मार के कफन पहना के बाहर छोड़ गया हो, एक पॉइंट जो बनता है। दूसरा फिर वही आ जाता है जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये और कुछ राज हैं, कफन और उसमें लिपटी लाश। इसमें दिल अजीब सा हो जाता है कि कब्र कब्र का राज ये निकालना अजीब सा है। और जब ये निगाह हम सब की पड़ गई और मैंने एक कदम ही तकरीबन आगे बढ़ाया था, तो क्या ना, मैंने कहा नहीं सर, मदर साहब, नहीं 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 नहीं, रुक जाए रुक जाए। अंदाज इस तरह था कि इस वक्त आप हमारे बॉस नहीं हैं, इस वक्त हमारे आप दोस्त हैं, और एक दोस्त को दोस्ताना मशवरा है कि नहीं, हम आपका साथ दिन नहीं देंगे, स्टॉप इट। मैं भी रुक गया। मैं कहा क्या हुआ? उन्हें कहा नहीं, सख्ती से उन्होंने कहा दिया, नहीं सर, नहीं नहीं, हम आपको कतई इसकी इजाज़त नहीं देंगे, आप इस तरफ नहीं जाएंगे। यार मैंने कहा देखें तो सही, ये क्या राज है? उन्होंने कहा नहीं सर, आपको पहले भी कई दफ़ा कहा है कब्रिस्तान में हम प्रोग्राम नहीं करना चाहते, आपकी ज़िद पे मजबूर होकर आ जाते हैं, आ गए हैं, लेकिन ये क्या राज है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ओके आ जाओ, छोड़ दो। मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि मैंने कहा ना, जहां पे उनका दिल नहीं मान रहा, डर खौफ है, वो एक और बात है। डर खौफ में मैं उनको फिर भी पढ़ाई कर लेता था, स्ट्रांग बना देता था और उनको कहता था कुछ नहीं होता, आ जाओ। लेकिन जहाँ पे उनका दिल नहीं मान रहा, वहाँ पे मैं भी रुक जाता था। दिल नहीं माना, नहीं नहीं ओके। वो मुझे लग गया था कि वो इस अंदाज में मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपकी हर बात मानते हैं, खौफ में होते हैं तब भी मान लेते हैं, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो हम वाकई आपसे सचमुच में नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा स्टॉप है, ठीक है, ओके आ जाओ। उसको हमने छोड़ा और उसके बाद यकीन मानिए कि इन्वेस्टिगेशन का जो बाकी प्रोग्राम का मूड बचा था कि अभी और इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो भी पैकअप हो गया। नहीं बस छोड़ दें, और नहीं करना हमने। तकरीबन 10, 12 या 15 कदम, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि बहुत कम कदम ही चले हैं, हम उस तरफ चले हैं। और उन्होंने कैमरे आगे की तरफ रखे हैं। उस वक्त तो जब खातून ने चीख मारी थी, उन्होंने भी कैमरा घुमा दिया था फौरी तौर पे, और जब उन्होंने देखा और कैमरा रजिस्टर भी कर लिया कि एक लाश है और एक कफन है इस तरह पड़ा है कब्रों के बीच में, कैमरे ने भी दिखा दिया, तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कैमरे हटा दिए थे। रिकॉर्ड तो हो गया था, लेकिन कैमरे फौरी हटा दिए थे कि नहीं, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जवेद मुझे अक्सर एक बात कहता होता था कि सर मेरी माँ ने कहा है जो भी प्रोग्राम करी बेटा तो करी, कोई डर खौफ नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान में ना करी। तो वो छोड़ देता था कब्रिस्तान के प्रोग्राम को। अब वो साथ आया हुआ था, उसकी मेहरबानी थी, तो जब वो अड़ गया तो मुझे समझ आ गई कि नहीं, वो फिर नहीं करेगा मेरे साथ, नेक्स्ट टाइम भी नहीं आएगा। हम 10-12 कदम ही चले होंगे कि मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा, और उस वक्त इंतहाई कमाल बात ये थी कि वही 2 कब्रें जिनके बीच में कफन में लिपटा वो मुर्दा था, अब वहां पे कुछ भी नहीं था। और उसी लम्हे मैंने कहा ओए मुड़ के देखो। एक अंदाज मेरा एक अजीब सा था, मैं खुद हैरान हो गया था, परेशान हो गया था, डर भी था, तजस्सुस भी था, बहुत सारी मिली जुली मेरी कैफियत थी। और मैंने कहा जावेद और फलां फलां, उधर देखो उधर देखो। किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जैसे वरना फ़ौरन कहते थे सर क्या हुआ, कहाँ पे, किधर, क्या, वो भी पूछते थे, कोई जवाब नहीं मिला। ओए मैंने कहा पीछे तो देखो, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, एक जोश भी था, तजस्सुस भी था, खौफ भी था। वो देखो पीछे, उधर कुछ भी नहीं है। तो उनकी एक आवाज़ मुझे आई थी, सर छोड़ दें, आपको कहा है ना उस तरफ नहीं देखना। किसी ने भी मुड़ के नहीं देखा। मेरी ख्वाहिश थी ये भी मुड़ के देखें। उस खातून ने भी मुड़ के नहीं देखा, उन कैमरामैन ने भी मुड़ के नहीं देखा। जैसे ही मैंने मुड़ के देखा और मेरी निगाह पड़ी, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था सिवाय 2 कब्रें और उनके बीच में खाली जगह। अब कुछ भी नहीं था। कुछ कदम ही तो हम चले थे, और मेरा था कि अब ये कैमरे यहाँ पे लगाएं और ज़रा देखें कि यार ये क्या राज है। तो उन्होंने इनकार कर दिया क्लियर कि सर छोड़ दें, आपको कहा है ना नहीं देखना। मैं समझ गया अब ये रिकॉर्डिंग भी नहीं करेंगे, और कुछ बातें उनकी भी मैं मानता, इन्वेस्टिगेशन एक हद तक ठीक है, जिनात और एंटिटी ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मैंने कहा ना ये जो राज हैं, मैं भी शायद गलत, मैं खुद आज आपको कह रहा हूँ, अब एहसास होता है नहीं मुझे इन राजों से पर्दा नहीं उठाना चाहिए। आज कहानी क्यों सुना रहा हूँ वो भी बताता हूँ। खैर हम वहाँ से चलते हुए उन दरख्तों के पास आ गए, जो बॉर्डर था एक किस्म का, ख़त्म हो रहा था वो कब्रिस्तान। वहाँ पे खामोशी, वो औरत भी खामोश थी, और चलते 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 हम गाड़ी के पास गए। हाँ जी, यकूब साहब की आवाज़ आई, जी सर हो गया प्रोग्राम? हमने कहा जी हो गया। तो यकूब साहब की एक जो आवाज़ हमें आई थी कि सर, वो पंजाबी में अपना वो बोले, उत्थे मैनू नज़र आया सी कि कोई बंदा खलोता सी। कि मैंने कहा किस तरह का बंदा? उन्होंने कहा ना इंसान ने टाइप नहीं सी।
उन्होंने भी वही बात की जो कैमरामैन मुझे कह रहे थे कि ना बात करें। वो कह रहे थे, उनको महसूस हुआ, 100% वो नहीं कह रहे थे। हम तो खामोशी से पहुंचे थे, जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे तो बाहर अपनी सिगरेट लगा के खड़े थे और हमें देखते ही उन्होंने कहा हाँ जी मतलब साहब हो गया प्रोग्राम। मैंने कहा हाँ जी हो गया। और बाकी कैमरामैन खामोशी से अपने बैग निकाल के कैमरे सामने रखना शुरू हो गए। तो मुझे कहते हैं सर उधर, पंजाबी में कहते हैं, मुझे कुछ नज़र आया। मैंने कहा क्या? कहते हैं मेरा ऐसे कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो अपना एक शक जाहिर करें, ऐसे लगता है, कह रहे हैं मुझे ऐसे महसूस हुआ है जैसे कोई कफन पहन के कोई सामने खड़ा हो। मैंने कहा किस जगह पे? कहते हैं वो उस जगह पे ऐसे लगा है कि जैसे कोई कफन में खड़ा हुआ पहन के, बिल्कुल ऐसे गोल सा था। तो पीछे से कैमरामैन ने कहा यकूब साहब छोड़ें इन बातों को, ये छोड़ दें, ऐसी बातें ना करें। तो वो भी फ़ौरन समझ गए कि ज़रा इनकी खामोशी, वरना जिस तरह कैमरामैन आके बोलते थे, बात करते थे और ये भी कहते थे यकूब साहब सिगरेट पिलाओ या सिगरेट लगा लेते थे, ऐसा आज किसी का मूड नहीं था। तो वो भी समझ गए कि मेरी बात पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा और आज हैं भी सारे खामोश, वो भी चुप हो गए। मैं कहा कोई बात नहीं यकूब साहब छोड़ें इनको। गाड़ी में हम बैठ के और खातून को पहले उनके घर ड्रॉप किया और उस तरह बाकी टीम को सबको छोड़ा और मैं भी अपने घर चला गया। 2 दिन के बाद वो राब्ता हुआ था, उन खातून की फैमिली ने राब्ता किया था। उन्होंने बताया था जी वो तो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई हैं जब से वहाँ से आई हैं आपके साथ प्रोग्राम करके, तो वो काफ़ी, उनको तेज़ बुखार है और काफ़ी बीमार है। तो मैंने कहा थी जिस तरह अगले दिन वो उनको बुखार हो गया था, वो रात हम उनको सुबह के टाइम पहुँचा गए थे और उनको जैसे बुखार हो गया था, आपको हमें पहले दिन बताना चाहिए था। उन्होंने कहा जी हमने यही सोचा कि आज उतर जाएगा, लेकिन वो तो इतने देर हो गई, उतर ही नहीं रहा। चले हमने कहा शाम को हम उनकी तरफ चक्कर लगाते हैं। तो कैमरामैन तो नॉर्मल हो जाते थे और रिकॉर्ड क्या हुआ वो आपको एंड पे बताता हूँ। मैं उस खातून के घर गया तो उसकी फैमिली मुझे लेके उनके रूम तक गई। तो उन्होंने कहा जी, मैं उनको सलाम दुआ की तो उनको काफ़ी कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। वो उठने की कोशिश की। मैंने कहा आप लेट ही रहें, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो। मैंने कहा क्या हुआ है? तो फैमिली की तरफ देख के उन्होंने ऐसे कहा जैसे वो अभी बताती हैं ज़रा ये इधर उधर हो जाए। मैं कहा ठीक है चलें। वो फैमिली कुछ देर गपशप करती रही प्रोग्रामों के हवाले से, ये है वो है। और थोड़े से जब इधर उधर हुए वो लोग, तो फिर मैंने उनसे पूछा अब बताइए क्या हुआ है? उन्होंने कहा सर जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे अपने घर में वो वाला जो मंज़र है ना कफन वाला, वो मुझे नज़र आ रहा है। कहती मैं जैसे आई हूँ, मैंने आपको कहा नहीं वरना मैं बहुत घबराई हुई थी। जब आप शुरू में ही दाखिल हुए हैं और आपने मुझे कहा है कि अगर आपका दिल नहीं मान रहा, और एक वो चीख की आवाज़ सुनी थी, मैंने आपका बाजू पकड़ लिया था, तो वहीं पे ही मैं दहल गई थी, मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। तो मेरा दिल ने यही कहा था कि मैं वापस चली जाऊं, लेकिन मैंने कहा यार मैं एक मकसद के लिए आई भी हूं और मैं देखना भी चाहती हूं, महसूस भी करना चाहती हूं, तो ये क्या बात हुई यहाँ आके मैं चुप करके पीछे आ जाके बैठ जाऊँ? तो अल्लाह माले के चलते हैं। तो वरना अंदर से मैं सर घबराई हुई थी। अंदर जो आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते रहिए, मेरे बस की बात नहीं थी। ये बहुत ही खौफनाक मंजर था। अंदर जिस तरह हम इधर उधर फिर रहे थे, देख रहे थे, तो वो इतना भयानक था कि मेरा कई दफ़ा दिल इस तरह किया कि मैं आपको कह दूँ कि सर निकलें यहाँ से। लेकिन मैंने कहा बस अभी आप लोग ख़त्म करेंगे, अभी ख़त्म करेंगे। मुझे क्या पता था आप लोग 3-4 घंटे 5 घंटे की रिकॉर्डिंग करते हैं। मेरा तो था 1-2 घंटे करेंगे, चले ख़त्म हो जाएगा। वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और अंदर ही अंदर मैं इतनी घबरा रही थी, इतनी डरी हुई थी कि आपको कहते हुए भी डर रही थी कि अगर आपको कह दिया, आपके कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिया कि ये डर गई, आप तो चला देंगे उसको। मैं कहूँगी भी सही तो आप तब भी चला देंगे कि जी देखो डर गई है, इसकी फीलिंग ये है। आप तो फीलिंग दिखाते हैं लोगों की, गेस्ट को कह के लाते हैं जी आपकी जो भी फीलिंग होगी हम लोगों को दिखाएंगे। और ये हम कहते थे कि देखें आपकी ही फीलिंग से लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम सच दिखा रहे हैं, झूठ दिखा रहे हैं। गेस्ट को लेके जाने का मतलब ये होता है कि जी गेस्ट अननोन बंदा, हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, उसको कोई डर नहीं लगा तो क्लियर फीलिंग कहेगा जी ये तो झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे देखो मैं आराम से फिर रहा हूँ। और अगर उसको वहाँ पे नज़र आता है, महसूस करता है, देख लेता है, उसकी फेस एक्सप्रेशन, उसकी सारी बॉडी लैंग्वेज क्लियर बता देगी देखने वालों को जी क्या है, सच है या झूठ है। तो उसने कहा मुझे पता था कि गेस्ट जो जाता है उसकी फीलिंग को आप ज़रूर दिखाते हैं। तो मुझे ये बात कभी पता था कि मेरी जो फीलिंग हो चुकी थी, अगर मैं उस तरह बोल देती क्लियर कि मेरी बस हो गई है, मुझे बाहर निकालें, तो ये भी चल जाता। और ये भी मेरे लिए एक वो बड़ी बात थी कि नहीं ये बड़ा गलत हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल तो किया, लेकिन अंदर से मैं ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब वो आखिरी मंजर देखा तो उस वक्त मेरी हालत बिल्कुल ही डाउन हो गई। तो शुक्र है खुदा का आपके कैमरामैन बोल पड़े और आपने उनकी सुन ली, वरना मैं आपको कहने वाली थी कि बस अगर कैमरामैन आपके उस जगह पे ना बोलते सर, तो फिर मैंने वहाँ पे फट जाना था कि मेरी एंड हो गई है, मैं बेहोश हो जाऊँगी, मुझे निकालें यहाँ से। लेकिन जब आपने कैमरामैन की मान ली तो अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रख ली। तो अभी इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त आपका कैमरा नहीं है,
उस वक्त मैं कैमरे से डर के ये बातें नहीं बता रही थी। मेरी फैमिली जिनसे मैंने इजाज़त ली और जिस तरह मैं आई वो ही मेरा इतना मजाक उड़ाते कि जब इतना ही खौफ था, डर था, तो क्यों गई थी। लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त ये रख दी कि आपके कैमरामैन बोल पड़े और आपने उनकी बात सुन ली और आप बाहर निकल आए। लेकिन जब आप बाहर आ गए तो मुझे ऐसा हिम्मत ये आई कि मैं खैर आफिया से बेहोश नहीं हुई हूँ, वहाँ पे गिरी नहीं, खैर आफिया से आ गई हूँ। लेकिन जब मैं घर आई हूँ, आते ही सर मैं सो गई हूँ, 2-3 घंटे की नींद ली है, तो मैंने अपने सहन में जागती आंखों से वो मंज़र देखा है। वो मेरा वहम नहीं है, मुझे इस तरह नज़र आया है जैसे वो जो कफन में लिपटी लाश, मुर्दे वाला जो मंज़र था, वो मैंने क्लियर देखा है। और सर वो 2 से 3 दफ़ा मैं देख चुकी हूँ मुख्तलिफ हिस्सों पे। मैंने छत पे भी देखा है, नीचे भी देखा है, कमरे में भी देखा है। कमरे में मैंने इसको खड़ा हुआ देखा है, वो जो कोना है उन्होंने इशारा किया, उस कोने में इस तरह खड़ा हुआ देखा, तो उसकी वजह से मुझे मुसलसल बुखार और बेहोशी के अटैक हो रहे हैं। मैं समझ गया उनकी फीलिंग को और मैंने कहा परेशान ना हो, अगर आप पहले दिन कह देती तो ये ना होता। बहुत दफ़ा ये होता है कि एक वहम भी सवार हो जाता है और बहुत दफ़ा होता है कि वो चीज़ें आपको महसूस भी कराती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डरी हुई आप थी, सबसे ज़्यादा खौफज़दा आप थी, तो इसलिए वो मज़ीद भी आपको डरा रहे हैं। क्या आपको जो हमने सिखाया था और बताया था कि घर में जब आप दाखिल होंगी ये पढ़ के होंगी, आप हुई थी? उन्होंने कहा नहीं। ये जो करना होता है ये किया था? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा इसलिए आप टारगेट बन गई। मेरी पूरी टीम मुझ समेत जब हम अपने अपने घरों में दाखिल होते हैं तो इस तरह घर में दाखिल होने से पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस तरह गुस्ल करते हैं और इस तरह कपड़े चेंज करते हैं, फिर इस तरह सोते हैं। आपने ऐसा किया था? उन्होंने कहा नहीं। मुझे समय लगी, खैर मैं उनकी ज़्यादा अभी भी मैंने कुछ बातें उनकी नहीं बताई क्योंकि कैमरे में उस वक्त रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब तो बहुत सारे लोग इस बात को भूल गए होंगे, इसलिए ये कहानी सुना रहा हूँ। उस वक्त नहीं सुना सकता था क्योंकि उन्होंने उस वक्त मुझे ये खुल के इसलिए बताया था कि कैमरा लगा हुआ नहीं था, उनको डर नहीं था। उन्होंने कहा अगर अभी भी कैमरा होता मैं ना बताती। खैर पढ़ाई की उनके ऊपर, पानी दम करके दिया उनको, पानी पीते हैं और ये पढ़ाई करें। वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई थी 1-2 दिन के अंदर। तबीयत उनकी ख़राब रही लेकिन ठीक हो गई। वो जो मंजर कैमरे ने रिकॉर्ड किया था, जिसमें उस खातून ने देखा था और मैंने बाकी कैमरामैन ने देखा था, कैमरा उस तरफ आया था और कैमरामैन ने जब देख लिया था कि कैमरे की एलसीडी में, वो कहते हैं जावेद ने कहा मैंने देख लिया था क्योंकि वो एलसीडी पे ही देखते हैं। हमारे कैमरामैन जो होते हैं जब वो रिकॉर्डिंग करते हैं, कैमरा पैन कर रहे होते हैं, वो आंखों से इधर उधर नहीं देख रहे होते, उनकी हाथों में जो कैमरा होता है उसकी जो एलसीडी होती है कैमरे की, उसी के अंदर वो देख के रिकॉर्ड करते हैं। तो उस कैमरामैन का यही कहना था कि जैसे ही मैंने उस तरफ कैमरा पैन किया तो एलसीडी में मुझे क्लियर नज़र आ गया था कि कफन में लिपटा कोई मुर्दा है कब्रों के बीच में, और वो रिकॉर्ड हो गया था। लेकिन जब उस वीडियो को हमने चला के देखा और कैमरा पैन होके उस तरफ आया तो कब्रों के बीच में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ था। और एक कैमरे ने नहीं, दोनों कैमरामैन ने रिकॉर्ड किया था। दोनों, दूसरे का मुझे नाम याद नहीं है इस वक्त कौन सा था, तनवीर गिलानी था या फराज था, उमर नहीं था। तो जावेद के कैमरे ने भी या गिलानी के कैमरे ने भी, तनवीर गिलानी के कैमरे ने भी क्लियर रिकॉर्ड कर लिया था, या शायद फराज था, फराज का मुझे शक पड़ रहा है, फराज था मेरे ख्याल में, फराज हमीद था, यस फराज था। तो उस वक्त जो उन्होंने कैमरा पैन किया था, दोनों के कैमरेमैन ने अपनी अपनी एलसीडी पे देखा था, तो उनको वो कब्रों के बीच में कफन में लिपटा मुर्दा नज़र आ गया था। लेकिन एडिटिंग की टेबल पे जब हमने चला के देखा था तो दोनों कैमरे उसी तरह पैन होके आए थे, उसी तरफ कुछ देर रुके थे जिस तरह उन्होंने रोका था और वापस चले गए थे। दोनों कैमरा में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और जब उस खातून को भी वो हमने मंजर चला के दिखाया था तो उन्होंने कहा था यहीं पे तो था सर, ये वही तो जगह जहाँ पे मैंने देखा था। तो हमने उनको दिखाया था कि ये देखें कुछ रिकॉर्ड हुआ। उसने कहा नहीं। तो हमने कहा यही साइन होते हैं जो हम रिकॉर्ड करने जाते हैं, ये देखें ये रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद वो खातून बेहतर हो गई, उनसे काफ़ी अर्सा रब्ता भी रहा, लेकिन ये राज कभी मैंने बताया नहीं था, ये मेरे दिल में रहा। आज कुछ सुनने इतनी हिम्मत नहीं थी बुखार की वजह से कि कहानी कोई सुन सकूं, तो इसलिए वो वाला राज आज आपको निकाल दिया। बहुत सारे ऐसे राज नज़र आते हैं जो हम चलाते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, क्योंकि सब ये कह देते हैं नहीं यार इसको चलाना नहीं है, इसको स्टॉप, इसको रोक दो, लीव इट। तो हम इसको रोक देते होते हैं, उसको चलाते नहीं हैं। लेकिन ये कहानी अंदर तो दफन रहती है ना, मरते दम तक ये राज तो अंदर रहते हैं। तो ये राज आपके साथ आज शेयर कर दिया है। सो आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करूं, बस दुआ कीजिए मेरे लिए, मैं ठीक हो जाऊं, मेरा बुखार ठीक हो जाए। तो अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह मैं उसको प्रोग्राम में शामिल करूंगा। नंबर है मेरा व्हाट्सएप का +92 313 66 555 00, और जो पाकिस्तान से मुझे कहानी भेजेंगे 0313 66 555 00 पे भेजिए। लास्ट में लफ्ज़ स्टोरी ज़रूर लिखिएगा और इंशाल्लाह उसको मैं जल्द ही प्रोग्राम में शामिल करूँगा। तो इस तरह की और भी बहुत सारी राज की कुछ हैं दिल में बातें
जो आज भी बहुत बड़े राज हैं। कोशिश करूँगा अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा। सो आज की कहानी से मज़हर मलिक आपसे इजाज़त चाहता है। आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे। ढेर सारी दुआएं आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।